नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज 31 मई की तारीख है और ये लॉकडाउन 4.0 का आखिरी दिन है और कल से अनलॉक 1 की शुरुआत होने जा रही है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चरण है जिसमें कहीं ना कहीं जो तमाम बंदिशें लगाई गई थी, खासतौर से आर्थिक गतिविधियों पे, आवाजाही पे, यातायात के नियमों पे, उन सब में कई प्रकार के एक बड़ी रियायत अनलॉक 1 से मिलना शुरू होगी। हालांकि 8 जून से रियायतों को जमीन पर ज्यादा तरीके से उतरते हम देख पाएंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये बंदिशें अभी भी लगातार जारी रहेंगी। तो किस प्रकार से अनलॉक 1 की गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसके आखिर मायने क्या है और राज्य अभी तक की तैयारी के हिसाब से किस तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं इस अनलॉक 1 के लिए और धीरे धीरे तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि अनलॉक 1 की गाइडलाइन में के प्रमुख चीजें हैं क्या। क्योंकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, ये तरीके से तय किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन वो इलाके हैं जो ज्यादा संक्रमित हैं, उनमें कहीं ना कहीं रियायतें नहीं मिलेंगी, उनके बाहर रियायतें मिलेंगी। कम से कम ये जो कोशिश है कि जहां पे संक्रमण ज्यादा है वहां पर इस प्रकार की स्थिति को ना आने दिया जाए जिससे कि संक्रमण ज्यादा फैल सके। ये सबसे एक बेसिक कहीं ना कहीं फंडामेंटल बात रखी गई है कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन में है, वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी इलाके में हो, वहां पे जो अभी तक की गाइडलाइंस है उसके आधार पर रियायतों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बाहर कई प्रकार की रियायतें दी जाएंगी जिसके आधार पर जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय उसने अपनी बातें रखी हैं। 8 जून से लोगों को मिलेंगी ये बड़ी रियायतें, इस बात को सरकार ने कल जारी कर दिया है। अनलॉक को 1 में आर्थिक गतिविधियों पर दिया जाएगा ज्यादा ध्यान, क्योंकि ये अपने आप में फोकस कहीं ना कहीं रहेगा कि आर्थिक गतिविधियां जो ठप पड़ी हुई हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करने के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 8 जून से खुलेंगे पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को खुलने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का एसओपी का अलग से पालन करना होगा, उसके लिए अलग से दिशा निर्देश बनाए जाएंगे जो जारी किए जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा जिसमें अभिभावकों की भी राय ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर जुलाई में लिया जाएगा फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार करेगा मानक प्रक्रिया कि आखिर किस आधार पर स्कूलों को खोलना है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात हो, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और जो बड़ी संख्या में जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, सामाजिक राजनीतिक जो आयोजन होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अभी प्रतिबंध रहेगा और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जो नाइट कर्फ्यू कहा गया था वो रहेगा। राज्य सरकारों को जरूरत के अनुसार पाबंदियां बढ़ाने की छूट होगी, जैसी जरूरत वैसी पाबंदियों को कम या ज्यादा कर सकते हैं राज्य सरकार, लेकिन बेसिक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। तो वहीं अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है कि जो ई पास की एक जरूरत होती थी जब आप इंटर स्टेट ट्रैवल करते थे, अब उसके लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान किसी भी राज्य से दूसरे राज्य जा सकता है। इसको लेकर राज्य अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए एक तरीके से स्वतंत्र हो गए। तो ये कुल मिलाके बड़े तौर पर गाइडलाइंस है, उसके आधार पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से इसको जारी किया गया है। राज्य सरकारें उसके आधार पर अपने तरीके से फैसला लेंगे और कंटेनमेंट जोन जो होगा वहां पर कई प्रकार की बंदिशें रहेंगी, क्योंकि अगर वहां संक्रमण है तो संक्रमण फैलने ना, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसके आधार पर किस तरीके से बात आगे बढ़ती नजर आ रही है, जो गृह मंत्रालय है उसने राज्यों को पत्र लिखकर स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए शिक्षण संस्थानों और अभिभावकों को अन्य भागीदारों के साथ चर्चा करके जल्द केंद्र को अपना फीडबैक भेजने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा कि फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच आवाजाही पर रोक नहीं होगी और इस आधार पर जो है ना कहीं आगे के काम होगा। तो कुल मिला के जो भागीदार है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे फीडबैक लिया जाए, उसके आधार पर राज्य जो है वो केंद्र को भेजे, उस आधार पर फैसला किया जाएगा कि आखिर इसके तौर तरीके क्या होंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है, राज्यों के बीच आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राज्यों के बीच आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। जो पहले ई पास की जरूरत होती थी या पास बनवाना पड़ता था, अब राज्यों के बीच में आवाजाही के लिए उसकी जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ प्रतिबंधित गतिविधियों में किसी तरह की छूट नहीं होगी। जो गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित चीजें बताई हैं गतिविधियां, उसमें छूट नहीं होगी। हालात के आकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन के बाहर चुनिंदा गतिविधियों पर लगा सकते हैं रोक। ये राज्य सरकारों का एक तरीके से अपना फैसला होगा। स्कूल, कॉलेज खोलने पर शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और अन्य भागीदारों के साथ फीडबैक मांगा गया, उसके आधार पर फैसला लेने की फैसला लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इसको आगे खोलना नजर आ रहा है।
तो इस सरकार ने कल से राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के खोलने के पहले चरण की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन का चौथा चरण आज खत्म हो रहा है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्र में कल से पूर्णबंदी एक तरीके से खोलने का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। कंटेनमेंट क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की 30 जून तक एक तरीके से मियाद बढ़ा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान अगले महीने की 8 तारीख से पूजा स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आवभगत की सेवाओं तथा शॉपिंग मॉल्स में लोग के प्रवेश की अनुमति होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में केवल कुछ गतिविधियों पर ही प्रतिबंध रहेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की बात हो, मेट्रो रेल का परिचालन हो, सिनेमा हॉल हो, जिम, तरणताल हो, मनोरंजन पार्क हो, रंगमंच, बार और सभागार तथा इसी प्रकार के अन्य स्थल भी शामिल है जहां पे प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ भाड़ वाले जगहों के या कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रहेगा। तीसरे चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद इन प्रतिबंधों या गतिविधियों को खोलने की तिथि के संबंध में फैसला किया जाएगा। जब कल केंद्र सरकार ने इस बात को आगे रखा है तो वहीं कई राज्यों ने भी अपने अपने तरीके से अपने फैसले लिए हैं। पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि समूचे राज्य को एक साथ नहीं खोला जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐलान किया है पूरे राज्य को एक साथ नहीं खोला जाएगा। 15 जून तक जारी रहेगा ये लॉकडाउन। इस बात का जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मध्य प्रदेश के आधार पर सरकार गरीबों तक पहुंचा रही है खाद्यान्न। इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। 26,000 मीट्रिक टन गेहूं और चावल लोगों के घरों तक पहुंचाया गया है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है। अब हम दूसरे राज्य की बात करते हैं। हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी कई प्रकार की बात सामने आई है। कुछ छूट केवल संक्रमित इलाकों के बाहर के क्षेत्रों में लागू होगी। संक्रमित इलाकों में पाबंदियां जारी रहेंगी। ये बात पश्चिम बंगाल की सरकार ने कही। पूरे राज्य को एक साथ नहीं खोला जाएगा। निर्माण कार्य, चाय बागानों, जूट मिलों, छोटे और मझोले उद्यमों को छूट रहेगी। सरकारी और निजी बसें भी चल सकेंगी। इस बात का भी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने फैसला किया है क्योंकि आवागमन को लेकर भी कई प्रकार की रियायतें देने की कोशिश है। यात्रियों को बसों में खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ बैठ के जाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। पूजा स्थलों पर एक बार में अधिकतम 10 लोग ही अंदर जा सकते हैं। जो अंदर की जगह होती वहां पर भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। बात पंजाब की करें तो पंजाब में लॉकडाउन 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये 30 जून तक रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात का ऐलान किया है कि 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ और रियायतें भी देने की बात पंजाब के मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन बड़ी बात यही है कि किस प्रकार से जो लॉकडाउन है वो एक तरीके से 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कई राज्यों ने इसमें आगे आके पहल की है। तो वहीं तमिलनाडु भी एक राज्य है। तमिलनाडु ने भी अपनी बात सामने रखी। तमिलनाडु ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन और ये बात कहीं ना कहीं तमिलनाडु के राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इसको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ 1 जून से सार्वजनिक यातायात मानकों के आधार पर होगा शुरू। ये कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है कि कुछ जो चेंजेस होंगे, जो तयशुदा नियम है उसके आधार पर कुछ कोशिशें की जाएंगी। लेकिन ज्यादातर प्रभावित इलाकों में बंदिशें रहेंगी जारी। की जो प्रतिबंधित जगह है वहां पर बंदिशें जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर भी राज्य सरकार ने फैसला लिया है। 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, यानी खासतौर से जो सरकार का फैसला था उसके आधार पर राज्य अपने फैसला ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने भी 30 जून तक बढ़ाया। यूपी में भी ज्यादातर संक्रमित इलाकों में बंदिशें जारी रहेंगी, यानी कंटेनमेंट जोन में रियायतें नहीं मिलेंगी, उसके बाहर ही गतिविधियां करने की अनुमति होगी। 30 जून तक उत्तर प्रदेश ने भी आगे बढ़ाया। किस तरीके से हमारे तमाम राज्यों के जो तैयारियां हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस वक्त विशाल बैरिस्टो हमारे साथ में राजस्थान से हमारे साथ में जुड़े। इसके अलावा रामेंद्र सिंह हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल और रामेंद्र, आप दोनों का स्वागत है। विशाल, मैं पहले आपकी ओर रुख करता हूं। राजस्थान की अगर बात की जाए, किस तरीके से अनलॉक 1 को लेकर राजस्थान तैयार है? क्योंकि लॉकडाउन तो हमने देखा 4.0 तक आया है, लेकिन अब अनलॉक करने की बात है। कैसे गतिविधियों को बढ़ाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य की चिंताओं को सबसे सर्वोपरि रखना, उसके लिए क्या कुछ तैयारी? देखिए हरेंद्र, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान ने भी 30 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया। मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड किया है 30 जून तक और इसके तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे।
साथ ही जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जो धार्मिक स्थल है, उन पर भी पाबंदी जारी रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि कंटेनमेंट जोन के बाद जैसे कि टेक अवे फैसिलिटी के साथ रेस्टोरेंट्स जो है वो खुले रहेंगे, साथ ही सैलून्स जो है और इसी के साथ जो बार्बर शॉप है, बाल हेयर कटिंग जो दुकानें हैं, उनको भी छूट दी गई है, लेकिन हर कस्टमर के बाद सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बस मूवमेंट है उसको छूट दी गई है, लेकिन बाहर से जो लोग राजस्थान में आएंगे उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन फॉलो करना होगा। तो ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है ये जारी रहेगा। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूं जोटवाड़ा रोड पर और आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी चहल पहल है, और ये चहल पहल इसलिए क्योंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन में इनको छूट दे दी गई है, लेकिन ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो उस पर ये पाबंदी रहेगी। और राजस्थान ने मॉडिफाइड लॉकडाउन जो है 30 जून तक बढ़ा दिया है। आरेंद्र, विशाल आप रहिए हमारे साथ, हम जरा लखनऊ का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रावेंद्र भी वहां से मौजूद है। और रावेंद्र, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अनलॉक 1 को लेकर क्या राज्य सरकार की तैयारी है? 30 जून तक उन्होंने भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियों को रियायत दी जाएगी। खासतौर से हमने देखा है कि जो प्रवासी श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश आए हैं लाखों की संख्या में, उनको रोजगार देने के लिहाज से कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। उन सब के मद्देनजर किस प्रकार से गतिविधियों को हम बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन स्वास्थ्य की चिंताएं भी कहीं ना कहीं ख्याल रखी जाएंगी। बिल्कुल आर्यन, देखिए उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि लगभग 24 लाख प्रवासी मजदूर अब तक उत्तर प्रदेश आ गए हैं। जिस तरीके से कड़ाई से उत्तर प्रदेश ने अनुपालन किया था उसका परिणाम सबके सामने है कि बड़ी धीमी गति से कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो आगे आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आए तो कुछ संख्या बढ़ी, थोड़ी चिंता बढ़ी, लेकिन जो ठीक होने की दर है वो बहुत बेहतर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अब तक निर्णय लिया है वो ये कि 8 जून से सभी धर्मस्थल, सभी जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने होटल्स हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा। शिक्षा संस्थान जुलाई के आसपास खोलने की बात की गई है और इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। जो घरेलू विमान सेवाएं वो शुरू कर दी गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं और जो मेट्रो सेवाएं हैं, जिस तरह भारत सरकार की गाइडलाइन है वो पूरी प्रतिबंधित रहेंगी और रात 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक जो सेवाएं हैं वो रोक के रखी जाएंगी, उन पर उसी तरह लॉकडाउन का पालन होगा। कंटेनमेंट जोन जो है वो उनमें थोड़ी सुविधाएं रहेंगी, जो भी भारत सरकार की तरफ से जैसे सफाई है, आवश्यक सेवाएं हैं, जो पुलिसिंग व्यवस्था है, इनको सुविधाएं दी जाएंगी, बाकी इनमें और कोई नहीं जा पाएगा। थोड़ी सी ढील दी गई कि अगर एक पेशेंट मिलता है तो 250 मीटर का एरिया कवर किया जाएगा और अगर 2 पेशेंट, एक से ज्यादा पेशेंट मिलते हैं तो ये लगभग 500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो औद्योगिक संस्थान है, जो कार्यालय हैं, उनमें 100% उपस्थिति की बात की गई है और कहा गया है कि इन कार्यालयों को चलाया जाए और अगर ये किसी तरीके से संक्रमित होता है तो 24 घंटे में इसको ठीक किया जाए, संक्रमण के बाद जो सैनिटाइजेशन कराया जाए और उसके बाद इनको शुरू कर दिया जाए। जो वाणिज्यिक भवन है उनको चलाने के लिए पूरी तरीके से अनुमति दी गई। जो गांव में है लोग, अगर एक पेशेंट मिलता है तो पूरे एरिया को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि गांव में एक बड़ी चुनौती आई जब प्रवासी मजदूर गए हैं तो गांव में संख्या बढ़ी है, तो उसको लेकर के भी सरकार सचेत है। तो ये, लेकिन एनसीआर में उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी है कि अगर कार्ड देना है, किसको बुलाना है, किसको आने जाने की सुविधा देनी है, ये एनसीआर का जो गाजियाबाद, नोएडा है उसमें उन लोगों को सुविधा दी गई है और सरकार ने कहा कि जिला प्रशासन तय करे किसको बुलाना है, किसको जाना है और कौन कौन सी सुविधाएं कैसे की जाएंगी। बहुमंजिली बिल्डिंगों में अगर एक फ्लोर में कोई पेशेंट मिलता है तो उसको एक फ्लोर को रोका जाएगा, अगर एक से ज्यादा फ्लोर पर मिलता है तो पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से गाइडलाइन दी है और सरकार का प्रयास है कि सुविधाओं के साथ जो औद्योगिक घर संस्थान है वो चलाए जाएं, जो उत्तर प्रदेश के संस्थान है वो चले, ये प्रयास सरकार ने किया है। रामेन, जरा इस पर थोड़ा सा स्पष्टता और दे दीजिए कि आपने एनसीआर का जिक्र किया, तो जो गाजियाबाद है, नोएडा है, जो दिल्ली से लगता हुआ इलाका, इसमें आवाजाही को लेकर किसी प्रकार की पाबंदी या जो अभी तक के पास के माध्यम से लोगों की एंट्री होती थी उस सब को लेकर क्या नए प्रावधान है, उस पर थोड़ा स्पष्टता दे दीजिए। बड़ा स्पष्ट क्लियर किया है उन्होंने कि ये सारी सुविधाएं जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है, ये तीनों बैठ के तय करेंगे और सरकार से चर्चा करेंगे कि क्या सुविधाएं दी जाएं, कितने लोगों को आने जाने की सुविधा दी जाए,
कौन लोग हैं जो गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली जाते हैं, किन लोगों को दिल्ली से गाजियाबाद आना है। तो इस तरीके की आवाजाही में रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और जिला प्रशासन इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होगा और वो बताएगा कि किसको आना जाना है, किसको रोक के रखा जाएगा। और ये शायद गाइडलाइन 8 जून तक तय हो जाएगी। अभी तक जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि नोएडा और गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है उसमें वही लोग तय करेंगे कि कैसे लोगों की आवाजाही सुनिश्चित की जाए, कैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाए जाए। जी रामेंद्र, रहिए, हम जरा रुख जयपुर का करते हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, अगर राजस्थान की बात की जाए तो काफी भौगोलिक दृष्टि से काफी फैला हुआ इलाका है। कुछ एक रफली एक एस्टिमेट की कितना इलाके या कितनी बड़ी जनसंख्या जो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आती है और कितनी ऐसी है जो कंटेनमेंट जोन के बाहर आती है, कितने नंबर ऑफ ऐसे इलाके हैं जिन पे ज्यादा प्रतिबंध रहेगा, इसको लेकर कोई एक रफली एस्टिमेट जिस पर सरकार काम करती नजर आ रही हो? विशाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हरेंद्र। जी विशाल, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या राजस्थान में कोई एक ऐसा रफली एस्टिमेट की कितने वहां पे कंटेनमेंट जोन है और कितने ऐसा इलाका है जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है, क्योंकि गतिविधियां अभी तो उसके इलाके के बाहर ही शुरू होंगी जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है। देखिए हरेंद्र, आपकी आवाज मैं साफ तौर पे सुन नहीं पा रहा हूं और इसलिए मैं लॉकडाउन के सिलसिले में आपको जवाब देना चाहूंगा कि 30 तारीख तक राजस्थान ने मॉडिफाइड लॉकडाउन बढ़ाया है और इसके तहत जैसे मैंने आपको बताया है कि रात्रि जो कर्फ्यू है वो 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। स्कूल कॉलेजेस फिलहाल बंद रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन जो अभी हमारे को लेटेस्ट गाइडलाइंस मिली है उसके मुताबिक सिनेमा हॉल, मॉल्स ये सब बंद रहेंगे और यहां तक कि अगर आपको फ्यूनरल अटेंड करना है उसमें 20 लोगों से ज्यादा को इजाजत नहीं दी जाएगी। मास्क लगाना जरूरी होगा पब्लिक प्लेसेस पर और इसके अलावा अगर कोई थूकता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और ये इसलिए है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और हमें रोकथाम करनी होगी, हमें एहतियात बरतने होंगे। और राजस्थान यूपी से कनेक्टेड है, राजस्थान मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है और बाहर हरियाणा से कनेक्टेड है और पंजाब से, तो 4 तरफ से राजस्थान जो है उसकी सीमाएं मिलती है। गुजरात से भी राजस्थान की सीमाएं मिलती है 5 तरफ से। तो ये एहतियात बरतने इसलिए भी जरूरी है जो माइग्रेंट लेबर्स बाहर से यहां पर आए हैं, जो बाहर राज्यों में काम कर रहे थे, उनके आने के बाद जो स्पाइक हुआ है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस के अंदर, उसके तहत राज्य सरकार ने ये अरेंजमेंट किया है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, 4 हफ्ते और बढ़ाया गया है। और उसके बाद फिर एक बार समीक्षा की जाएगी कि क्या आप और चीजें कर सकते हैं। लेकिन लोगों को रोजगार देना भी जरूरी है, इकोनॉमी भी चलानी है और इसलिए जैसे हेयर कटिंग सैलून्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, जो टेक अवे फैसिलिटी है उनको अलाउ किया गया है। लेकिन जैसे कि मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे और शिक्षण संस्थानों पर भी रोक जारी रहेगी। तो नाइट कर्फ्यू इसलिए भी जरूरी है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई कि जो सैनिटाइजेशन है वो काम अच्छे से कर सकते हैं हमारे सफाई कर्मचारियों को। रात में अगर सड़कें खाली मिलेगी, पब्लिक प्लेसेस खाली मिलेंगे जी, तो विशाल आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक पार्क्स में एंट्री अलाउ की गई है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, वहां पर सैनिटाइजेशन के प्रॉपर इंतजाम होंगे, तभी आप पब्लिक पार्क्स में एंटर कर सकते हैं। जी शुक्रिया विशाल, आपका जयपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामेंद्र, आपका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम लोग करते हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अरुण, जो गाइडलाइन आई है गृह मंत्रालय के माध्यम से, हमने देखा है कि लगातार बैठकों का दौर भी रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो तमाम राज्य हैं उनका भी फीडबैक लिया गया, उसके आधार पर ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसका एक बड़ा आधार क्या आप देखते हैं कि जो ये नियम है वो आखिर क्यों है, उसके पीछे सरकार की मंशा क्या और किस तरीके से अब हम अर्थव्यवस्था को आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए काम करते नजर आएंगे? देखिए, फोकस यही है क्योंकि सरकार ने अब कहा है कि हम लोग अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात निकल करके ये आती है कि सरकार ग्रेजुअली रीओपन कर रही है एक तरह से अर्थव्यवस्था को। हमने लॉकडाउन 4 में देखा कि देश के सबसे बड़ी जो कार मेकर कंपनी है मारुति सुजुकी, उसने अपने आप को ओपन अप किया। जो 2 व्हीलर मेकर कंपनी है उन्होंने अपने आप को ओपन अप किया है। ग्रेजुअली देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और वो ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि वो इस समय पर धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन 4 की बात करें तो डोमेस्टिक सेक्टर में जो सिविल एविएशन सेक्टर है वो ओपन अप होता हुआ दिखाई दिया। अब जब अनलॉक 1 की बात करें, इसमें सरकार ने एक सबसे बड़ी राहत दी जो कि सबसे बड़ा एक तरह से पेन पॉइंट था कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं रियायत दी है कंसल्टेशन के बाद में, वो था इंटरस्टेट ट्रैवल और मूवमेंट।
ऐसे में हम जो देख रहे हैं बॉर्डर को लेकर के कुछ एक स्टेट में काम कर रहा है, दूसरे स्टेट में जिसको जाना पड़ रहा है, तो सेंटर का तो ये कहना है कि अब आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर सकते हैं। हालांकि मेट्रो को भी नहीं खोला गया है, जो कि लोग सोच रहे खोला जाएगा कि मेट्रो में शायद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को निभा पाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, कई जगह से ये बातें हमें जो पता चल पा रही है कि जो कंपनीज हैं वो बेसिकली बसों का मूवमेंट शुरू करेंगे, यानी कि आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हुए दिखाई देंगी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ताकि आपका जो मैन पावर है उसका आप मूवमेंट करा सके। हालांकि सरकार की गाइडलाइन साफ तौर पर ये कहती है, डायरेक्टिव देती है और एक तरह से एडवाइस भी करती है कि वर्क फ्रॉम होम को एक तरह से प्रमोट करें और स्टैगर्ड मैनर में आप अपने वर्कफोर्स को ऑफिस में बुलाएं, यानी कि अगर आप अपने ऑफिस में 50% स्टाफ बुला रहे हैं तो उतना ही बुलाइए, बाकियों का वर्क फ्रॉम होम जितने लोग कर सकते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम ही कराइए। तो ये सरकार का डायरेक्टिव और एडवाइस एक तरह से यही है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग को ऑफिस जाना होगा, तो कई कंपनीज हम देखेंगे अभी इस समय पर जो कोविड के दौर में जो वर्किंग कल्चर कैसा होगा उसमें काफी बदलाव आता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि सेंटर का काम डायरेक्टिव बनाना होता है, गाइडलाइंस बनाना होता है, लेकिन अब अमल जो भी बड़ी बड़ी कंपनी करती हुई दिखाई देगी और वही कहीं ना कहीं फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। जो बड़ी बड़ी जो बिजनेस ग्रुपिंग है जिसमें कि फिक्की है, सीआईआई है, पीएचडी चैम्बर से, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी निकाली है और साफ तौर पर यह भी एडवाइस करे कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, लेकिन किस तरह से वर्किंग कल्चर में किस तरह से जाएगा, कैसे हम लोग वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग पे लागू कर पाए, कैसे उनका मूवमेंट हो सके, इस बात को लेकर कई सारी जो है इंप्लीमेंटेशन आपको अनलॉक 1 में होते हुए दिखाई देंगे। तो जो वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर कोविड टाइम में कैसा होगा वो एक्चुअली हमें अनलॉक 1 ये जो जून का महीना है इसमें हमें दिखाई देगा। हालांकि एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, संभल कर चलने की जरूरत है, लेकिन हाँ दूसरी तरफ हमें ओपन अप भी होना है, रीओपन भी होना है, इस बात पर भी फोकस रखने की जरूरत है। अरुण, अपने आप में हम देख रहे हैं कि देश भर में जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, हालांकि ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ऐसे में चुनौती बड़ी है, जब आप अनलॉक कर रहे हैं, लोग ज्यादा एक तरीके से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, हालांकि गाइडलाइंस के फॉलो करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगातार बोला जा रहा है, बावजूद उसकी ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती। इस चुनौती के मद्देनजर भी सरकार ने, खासतौर से केंद्र ने अपने आप में तैयारी की होगी और राज्यों को भी चेताया होगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास में कि इस चुनौती से खासतौर से निपटने के लिए क्या एक कार्य योजना है जो राज्यों के साथ में भी मिलकर अपनाया जाएगा? देखिए, सेंटर और स्टेट ने, अगर हम सेंटर और स्टेट की बात करें तो आखिरकार पिछले 3 या पिछले 4 लॉकडाउन में एक्चुअली हुआ क्या है। इन 4 लॉकडाउन के अंदर सरकार ने एक्चुअली टाइम को बाय किया है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। कहां हमारे पास फरवरी के महीने में केवल एक हॉस्पिटल था जो कोविड से रिलेटेड था, टेस्टिंग सेंटर्स हमारे पास है, टेस्टिंग किट हालांकि मुहैया नहीं होती थी, लेकिन अब देखिए हम कितने बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। जैसे टेस्टिंग किट्स की बात आती है, हमारे कोविड हॉस्पिटल की संख्या के पूरे भारत भर के अंदर सरप्लस में कह सकते चल रही है, जो कि सेंटर और स्टेट इस समय पर कह रहे हैं। सेंटर और स्टेट इस बात को लेकर के जो है कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ में काम करेंगे, कैसे हॉस्पिटल्स की भी मैपिंग की जा सके, जिसमें हमें आइडिया आ सके कि कितने हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है। कई सारे स्टेट्स इस रणनीति को भी अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन पिछले 4 लॉकडाउन के अंदर भारत ने एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश की है। बड़े बड़े संगठन ये कह चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बात को कह चुका है कि कोरोना वायरस के साथ हो सकता है हमें लंबे समय तक जीना पड़े। तो इस लंबे समय तक अगर कोरोना वायरस से कोविड के साथ जीना है तो सेंटर और स्टेट्स की यानी कंसल्टेटिव अप्रोच यही है। तो तमाम स्टेट्स ने इस बात की डिमांड सेंटर से की थी कि आप ग्रेजुअली ओपन अप कीजिए, और वही सेंटर का रुख कर रहा है कि हम ग्रेजुअली ओपन अप कर रहे हैं, लेकिन हम इसी के साथ हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दुरुस्त है। कल के आंकड़े अगर आप गौर से देखिए जो हेल्थ के थे, जो काफी सुकून देने वाले थे, 10,000 से ज्यादा लोग रिकवर कर जाते हैं। रिकवरी रेट आप देखिए क्लोज टू 50% को टच करने के लिए जा रहे हैं, 47% से ज्यादा हमारा रिकवरी रेट चल रहा है। ग्रेजुअली सरकार यही कर सकती है समय पर, क्योंकि कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ आपकी रिकवरी रेट को बढ़ा सकते हैं, और वो तभी होगा जब हमारे पास एक बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और ज्यादा से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग और टेस्टिंग के हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे। यानी कि सरकार का फोकस यही है कि रैंडम टेस्टिंग और टेस्टिंग की तरफ बढ़ सके, बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि हम लोग एक तरफ जान भी और जहान भी के मंत्री के साथ आगे बढ़ सके। अरुण, एक खासतौर से बात यह है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसको ओपन अप करने से पहले राज्यों से कहा गया है कि आप जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें, खासतौर से पेरेंट्स से भी बात करने के लिए बोला गया। आप लगता है कि ये भी अपने आप में एक लोकतांत्रिक या कहा जाए डेमोक्रेटिक सेटअप का एक अच्छा उदाहरण के तरीके से, जहां पे न सिर्फ केंद्र और राज्य बल्कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स, क्योंकि बच्चे नौनिहालों का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कहीं ना कहीं चुनौती के आधार पर होता है, तो ऐसे में सबसे बात कर ही इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल, सबसे सेंसिटिव पॉइंट जो मैं कहूंगा वो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर का ओपन अप होना है, क्योंकि एजुकेशन में स्कूल कॉलेजेस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा,
बच्चे जो कि मान लीजिए फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, केजी में पढ़ रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे जहां एक क्लास में 30 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। तो इसीलिए वायरस विल डिसाइड द टाइमलाइन कि स्कूल कॉलेजेस कब खुलने चाहिए। सरकार का कहना यह कि हम कंसल्टेटिव अप्रोच करेंगे, लेकिन जून तक, 30 जून तक तो स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नहीं खुलेंगे। लेकिन जुलाई में जाकर के दो इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही है। एक तो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, इसको लेकर के सरकार कंसल्टेशन करेगी कि क्या अब समय आ गया है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के कुछ पॉकेट्स या कुछ सेक्टर को खोला जा सके। और एजुकेशन सेक्टर जो कि सबसे प्रोमिनेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, इनके लिए क्या कोई रणनीति हो। तो अगर पेरेंट्स की जो कमिटी होती है, यूनियंस होती है, की जहां तक बात की जाए, स्कूल है, ये तमाम लोग एक तरह से जो डिसाइड करेंगे उसी তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করো, ওরে ধরে আছি বাচ্চা না কিছুতেই। हाँ, अरुण, महत्वपूर्ण चीज आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि जब लॉकडाउन 4.0 तक अभी आते आते हमने देखा कि एक फोकस नजर आ रहा था देश भर में ऐसी जगहों पे जहां ज्यादा संक्रमण है, ऐसे जिले जहां ज्यादा संक्रमण है, वहां पे ज्यादा फोकस करने को लेकर आपको लगता है कि उस दिशा में भी और तेजी से प्रयास किस तरीके से होते नजर आएंगे, क्योंकि हमें उस संक्रमण को उस जगह तक सीमित करके रखना, उसके लिहाज से राज्य और केंद्र के बीच के समन्वय पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही है, ये स्टेट्स और सेंटर के बीच में ही आप देखिए समन्वय है। इसकी वजह से भारत आज दुनिया के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है जहां तक कोविड के समय लड़ाई की बात है। और ये बात भारत खुद नहीं कह रहा है, दुनिया भर के जो देश है वो लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह से भारत का एक रुख रहा है जहां तक कोविड के खिलाफ लड़ाई की बात है। जी अरुण, वक्त खत्म हो रहा है, हम रुक करना चाहेंगे कोलकाता का। हमारे सहयोगी अनिवृतो हमारे साथ में जुड़ गए। अरुण, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम रुक अनिवृतो का करते हैं। अनिवृतो, अनलॉक 1 के लिए पश्चिम बंगाल कितना तैयार है, किस प्रकार की रियायतें, किस प्रकार की बंदिशें, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? Yeah, as you know, the West Bengal government has geared up all strength because it has said although lockdown will be in force till 15th of June, but that will be remain confined within the containment zone. And the government has given free list to the public and private enterprises to run with the full strength. Although the cinema halls and several cinema halls and entertainment zones will remain closed, but that will be taken care later on. But both the private vehicles and government vehicles has been given free list to run on the street. What we have seen that although the government buses are running on the street, but private buses are diehard not to run because the government didn't accept the proposed fare hike. So earlier the state government has told that the buses will run not more than 20 passengers because of this social distancing issue. But now the new guidelines has been issued, and it has been said that the buses can run with the full seating capacity. It certainly a core of contention still lies because the passengers are failing to get the meaning of these things, because if the bus run with the full seating capacity, where will be the issue of the social distancing? Because that has been the buzzword now. Corona pandemic has not got any medicine as such to cure. So the only thing is that we have to wear mask and maintain social distancing. That is only vaccine has been told. Now the new guideline that has been issued by the state government is raising core of contention to the one and all. जी शुक्रिया अनिवृतो, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कोलकाता से। इसके अलावा अरुण शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का शुक्रिया। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये थी कि अनलॉक 1 जो कि कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन 8 जून से ज्यादा रियायतें कहीं ना कहीं मिलती नजर आएंगी। ऐसे में राज्य सरकारें किस प्रकार से तैयार हैं अपनी स्थिति परिस्थिति को देखकर, इसको लेकर हम कर रहे थे बात हमारे सहयोगियों के माध्यम से। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।